डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री का थीम 2 का जो चैप्टर है, चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज है ये। और इस ट्यूटोरियल में हम लगभग लास्ट के पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं। और वो पॉइंट जो हमें कवर करना है, टॉपिक वो है, इस टॉपिक को कवर करना है 7th टॉपिक। और इसी के साथ हम इसका जो लास्ट टॉपिक है बुक का 8th टॉपिक, वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए 7 टॉपिक को पहले पिकअप करते हैं। और बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब ये है कि वॉट एवर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री इज़ डन, कि पहले का इतिहास, अतीत का इतिहास, पास्ट में लोग कैसे रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री क्या रही होगी, तो वो सब कुछ हम वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं खुदाई में, उसके माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें जो इंस्क्रिप्शंस जब हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा होता है, जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें और जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो वही है बेसिक्स। यहाँ पर जो हम पिकअप करेंगे वो है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, कि हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। इंस्क्रिप्शंस का मतलब कोई भी सरफेस है, चाहे वो स्टोन की हो, चाहे वो कोई कॉपर प्लेट हो, कोई प्लेट हो, तो उस पर जो हम खुरुच के खोद के जो लिख देते हैं, है ना, इनग्रेव कर देते हैं उसी में, जो कि आने वाले समय में काफ़ी समय तक टिक सकता है। ठीक उसी तरह जैसे उद्घाटन का जो पत्थर काला काला लगा दिया जाता है और उसमें इनग्रेव कर दिया जाता है कि भाई इस पुल का या इस इंफ्रास्ट्रक्चर का या इस बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया, आने वाले समय में भी वो काफ़ी समय तक रहेगा। तो उसी प्रकार से इंस्क्रिप्शंस जो हैं उन्हें कैसे डिसाइफर किया जाता है। डिसाइफर का मतलब ये होता है कि उसमें जो लिखा गया है उसका अर्थ कैसे आप निकालते हो। हाउ डू वी रीड द स्क्रिप्ट यूज्ड इन राइटिंग दैट इंस्क्रिप्शन। तो हमें तो भैया टेक्स्ट मैटर के अनुसार चलना है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो इसी के आधार पर बनता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसमें हम आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे हम इंस्क्रिप्शंस को भी हम स्टडी करते चले आ रहे हैं। बट हिस्टोरियंस जो होते हैं किस प्रकार से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसमें लिखा क्या गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिसाइफरिंग ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब वो जो हम उसमें सिंबल्स और लेटर्स का यूज करते हैं वो स्क्रिप्ट है, और जो हम बोलते हैं, है ना, वो हमारी लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज इज ए स्पीच एंड राइटिंग सिस्टम, पर लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की हम बात करें तो वो ब्राह्मी से निकल के आई हैं। दैट इज़ ब्राह्मी इज़ द सोर्स ऑफ मैनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और ये स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस में सबसे ज़्यादा यूज किए गई है। और 18वीं शताब्दी से ही, मतलब लेट 18th सेंचुरी से जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, है ना, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम थोड़ा सा बैक जाकर ये देखने की कोशिश करें कि अभी जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जैसे उनके समय की, मतलब यूरोपियन स्कॉलर्स के समय में जो बंगाली बोली जाती है, जो देवनागरी बोली जाती है, मतलब जिससे जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। जो हिंदी हम बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी होती है। तो वो बंगाली और देवनागरी को यूज करके, कि अभी जो यूरोपियन स्कॉलर्स के समय, और आज भी बोली जाती हैं तो ही है, लेकिन यूरोपियन स्कॉलर्स के समय में जो इनका रूप था बंगाली का, देवनागरी का, उसको यूज करके वो बैकवर्ड जाने की कोशिश करते हैं। और पुराने समय में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके लेटर्स का मिलान करने की कोशिश करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, मतलब जो ओरिजिनल आपकी राइटिंग में जो लिखी हुई चीज़ है, मतलब उसकी कोई कॉपी नहीं है, उसका कोई फोटोस्टेट नहीं है, जो आपने ओरिजिनल लिखा हुआ है वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जिसे पांडुलिपि कहते हैं। तो उसमें बंगाली देवनागरी में जो कुछ लिखा गया है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई लेटर पुराने जो इंस्क्रिप्शंस में जो राइटिंग्स यूज़ की गई, जो लिपि यूज़ की गई है, उससे कोई मैच करता है कि नहीं करता है। अगर ऐसा कुछ मिलान हो पाता है तो उसको डिसाइफर करने में आसानी होगी। तो स्कॉलर्स जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि भाई देखिए, जब भारत में जब बात आती है तो ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में हम संस्कृत की बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद संस्कृत का ही कोई ना कोई रूप होगा, यूज किया गया होगा, और संस्कृत का कोई फॉर्म ऐसा रहा होगा जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आल्दो द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्रकृत, लेकिन वास्तव में जो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस जिस भाषा में मिले हैं वो प्रकृत भाषा थी ना। प्रकृत इज ए लैंग्वेज, और ब्राह्मी जो है इसकी स्क्रिप्ट है। इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशंस बाय सेवरल एपिग्राफिस्ट। देखिए, एपिग्राफिस्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, तो कई एपिग्राफिस्ट लगे रहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसकी जो लिपि है आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। जिस दिन पढ़ी जा सकेगी हो सकता है कि कुछ जानकारी और मिल जाएगी। तो एपिग्राफिस्ट लगे रहते हैं। पेन स्टैकिंग मतलब होता है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं यार कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। उसी में जेम्स प्रिंसेप, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इस ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, वो जो है डिसाइफर करने में कामयाब रहे अशोकन इंस्क्रिप्शन में जिस ब्राह्मी का यूज किया गया 1838 में। कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो वो डिराइव्ड हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। और 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने जो इंडियन पंडित्स की मदद से, मतलब जो
एक प्रकार से विद्वान थे भाषाओं के, मतलब जो एक प्रकार से विद्वान थे और जानते थे इनके बारे में अच्छे ढंग से, तो बंगाली और देवनागरी की पांडु स्क्रिप्ट्स यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करके और कंपेयर करने की कोशिश की कि जो लेटर्स हैं क्या वो पुराने ओल्डर स्पेसिमेन से मेल खाते हैं जिनका यूज इंस्क्रिप्शंस वगैरह में हुआ है। तो एक तो ये तरीका अपनाया गया। उसके बाद जो स्कॉलर्स जो थे उन्होंने, जो कि एपिग्राफिस्ट हम उन्हें कहेंगे, तो शुरू में उन्हें लगा कि जो इंस्क्रिप्शन से जो लैंग्वेज यूज हुई है वो कोई ना कोई संस्कृत की ही लैंग्वेज का कोई ना कोई फॉर्म है, लेकिन बाद में पता चला कि इनफैक्ट वो प्राकृत भाषा में की स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। और एपिग्राफिस्ट में जेम्स प्रिंसेप को आपको नहीं भूलना है, 1838 की डेट को नहीं भूलना है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करने में सफलता पाई थी 1838 में। इसके बाद है खरोष्ठी भी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, और ये जो स्क्रिप्ट है ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जब पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब जहाँ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। लेकिन खरोष्ठी लिपि का डिसाइफरमेंट की कहानी अलग है, मतलब डिफरेंट है, क्योंकि इनको पढ़ने में मदद मिली इंडो ग्रीक किंग्स के जो कॉइन्स थे, जो कि लगभग 2nd-1st सेंचुरी BC की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने कॉइन्स थे उन कॉइन्स में उनके नाम लिखे होते थे और वो ग्रीक और खरोष्ठी दोनों भाषा में लिखे होते थे। तो वो कॉइन्स जो है, इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स हैं, इनसे मदद मिली और खरोष्ठी लिपि को डिसाइफर करने में help. That is why it is written here, facilitated the matter, that the coins of Indo-Greek facilitated the matters. और मैंने आपको बताया था कि जो इंडो ग्रीक्स हैं वो हमारे इन फर्स्ट आप कह सकते हो कि फॉरेन इन्वेडर्स में हम उनको रखते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण दिया गया कि यूरोपियन स्कॉलर्स कैसे उसको रीड करने में कामयाब रहे, कि जो ग्रीक लिपि को पढ़ना जानते हैं, जो ग्रीक भाषा को जानते हैं और खरोष्ठी को नहीं जानते हैं, खरोष्ठी को भी डिसाइफर करना है, तो दोनों को मैच करने की कोशिश करते थे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है कि जैसे सिंबल ए है, अब ये बोथ स्क्रिप्ट में, क्योंकि अगर राजा का नाम ग्रीक में भी लिखा गया, खरोष्ठी में भी लिखा गया है, उदाहरण दिया गया जैसे मान लीजिए अपोलोडोटस, तक्षशिला से लेके जो कि अब अफगानिस्तान में सिंध तक उसका शासन फैला हुआ था और शायद गुजरात तक भी उसका फैलाव था। तो कॉइनेज के मामले में ये भी काफ़ी जाने जाते हैं मेनेंडर की तरह, जो कि मिलिंद के नाम से इंडियन ट्रेडिशन में जाने जाते हैं। मिलिंद मोस्ट फेमस जो था इंडो ग्रीक राजा वो मेनेंडर ही था। तो अपोलोडोटस के भी कॉइन्स काफ़ी मिले हैं। तो मान लीजिए अपोलोडोटस उसमें लिखा हुआ है तो ग्रीक में भी लिखा हुआ है, खरोष्ठी में भी लिखा हुआ है, तो वो मैच करेंगे कि भाई ग्रीक में अपोलो के लिए जो मतलब अपोलो आ जैसे के लिए उच्चारण के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, तो निश्चित है कि खरोष्ठी में भी शुरू में वो सिंबल यूज़ किया गया होगा। तो ऐसे मैच करने से वो उसको स्टडी करने में मदद मिली। तो इंटरेस्टिंग वे था, उसको ग्रीक भाषा ने मदद की खरोष्ठी को पढ़ने में, और इसमें भी प्रिंसेप का योगदान था। तो उन्होंने खरोष्ठी इंस्क्रिप्शंस को प्रकृत भाषा की ही एक लिपि माना और फिर जो ओल्डर जो इंस्क्रिप्शन से लंबे लंबे उनको पढ़ने में आसानी मिली, है ना। यानी खरोष्ठी लिपि को भी डिसाइफर करने में इन्हीं का योगदान था। तो खरोष्ठी लिपि की अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हैं उन्होंने मदद की, और इसमें भी जो नाम आपको रखना है वो रखना है प्रिंसेप का। आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं तो उनको स्टडी करके किस प्रकार से हम उससे बेनिफिट या उससे लाभ उठा सकते हैं और उस समय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अशोक का एग्जांपल दिया गया है, टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस, मतलब कि जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस से रिलेटेड जो लोग हैं और जो इतिहासकार हैं उनका वर्क कैसे होता है। तो इसमें 2 अशोक के इंस्क्रिप्शंस को हमको रेफरेंस के तौर पे लेना है। देखिए एक तो यहाँ दिया गया है आपका द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, ये है सोर्स 10 जो कि यहाँ पे सोर्स 10 बताया गया है, और दूसरा है ये सोर्स 11 द एंग्विश ऑफ द किंग। तो चलिए ये वाला देखते हैं। व्हाट इज़ यूज, अगर हम इस इंस्क्रिप्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे टाइटल का यूज नहीं किया है अशोक ने अपने लिए, बल्कि उन्होंने जो यूज किया है वो है देवनाम पिया, यानी बिलवेड ऑफ द गॉड्स, मतलब जो देवताओं को प्रिय है, अशोक ने अपने लिए वो यूज किया है। और यह पियादसी का यूज किया है, यानी जो देखने में अच्छा लगे, मनोहर, मन को हरने वाला। तो देखिए यहाँ लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में कि इस तरह से राजा ने, जो कि देवनम पिया हैं और पियादसी हैं, उन्होंने बोला, कहा, जो कहा है वो नीचे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स, मतलब पास्ट में राजा, मतलब अशोक कह रहे हैं कि मुझसे पहले जो व्यवस्था रही है राजकाज चलाने की, तो उसकी बात कर रहे हैं और इन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है इसको। और डिस्पोजिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है कि भाई मामले को निपटाना। तो जो भी
अफेयर्स थे, जो भी राजकाज के काम थे उनको निपटाने से संबंधित, या रेगुलर रिपोर्ट्स मतलब सूचना एकत्रित करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बट आई हैव मेड द फॉलोइंग, लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था की है। तो इसमें देखिए टर्म आ रहा है पतिवेदिकाज, हिंदी में प्रतिवेदक। तो हम मान सकते हैं कि रिपोर्टर रहे होंगे ये। तो मैंने ये व्यवस्था की है कि जो प्रतिवेदक हैं वो मुझ तक रिपोर्ट पहुंचाते रहें अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल, मेरे राज्य में लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, मतलब मुझे सूचनाएं मिलती रहें। ये प्रतिवेदक का काम था और मैंने ये व्यवस्था की थी। और ये सूचना मुझ तक पहुंचानी हो तो किसी भी समय पहुंचाई जा सकती है, एट ऑल टाइम्स, और कहीं पे भी पहुंचाई जा सकती है, चाहे मैं ईटिंग पोजीशन में हूँ, चाहे मैं इनर अपार्टमेंट में हूँ, मतलब जो राजमहल के अंदर हूँ, या चाहे मैं अपने बेडरूम में ही क्यों ना हूँ, या चाहे मैं काउ पेन में ही क्यों ना हूँ, यानी गौशाला में क्यों ना हूँ, या बीइंग कैरिड, या मुझे कहीं ले जाया जा रहा हो तो भी। और उस समय जो है राजा वगैरह पालकी वगैरह हम जाते हों, या घोड़े पे या रथ पे जाते होंगे, यानी मैं यात्रा पे हूँ या मैं अपने बगीचे में हूँ, गार्डन में हूँ, मेरे पास सूचना पहुंचाई जा सकती थी। एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर। मैं लोगों से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी मामला होगा, उसका निपटारा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यानी एक न्यायप्रिय राजा था। अब ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, तो अब इसमें देखिए कि कैसे हिस्टोरियंस अब फोकस किन किन चीज़ों पे करते हैं। तो पहली बात तो है कि अशोक ने जो है डिफरेंट टाइटल्स लिए थे, इससे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि कुछ इंस्क्रिप्शंस में अशोक का नाम भी आया है और साथ ही साथ उनमें इन टाइटल्स का भी नाम आया है। इसका मतलब अशोक का इन टाइटल से संबंध रहा होगा। और फिर जब ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि वो काफ़ी कुछ मैच भी करते हैं, कंटेंट स्टाइल में मैच करते हैं, लैंग्वेज में मैच करते हैं, पैलियोग्राफी में भी मैच करते हैं। पैलियोग्राफी क्या होती है? हिंदी में कहते हैं इसको पूरा लिपि विज्ञान। मतलब पैलियोग्राफी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग सिस्टम। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी शामिल है, पुराने समय की टेक्स्ट भी शामिल है, प्रिंटेड मीडिया है ना। तो राइटिंग सिस्टम को स्टडी करने वाले, वो भी हिस्टोरिकल राइटिंग। और एपिग्राफिस्ट क्या हो गए? जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो भैया दोनों का काम तो लगेगा ना इसमें। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इतनी मैचिंग है इसके स्टाइल में, लैंग्वेज में, कि ये जरूर सेम रूलर के द्वारा जारी किए गए होंगे। देखिए इतना जो है कंक्लूजन निकाला गया इंस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार से हिस्टोरियंस वर्क करते हैं, कई लोग मिलकर वर्क करते हैं। आपने देखा कि जो अशोक जो है वो इस चीज़ का दावा करता है कि जो पहले के जो रूलर्स थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट्स इस प्रकार का नहीं किया था कि उन्हें सूचनाएं मिल सकें जिससे कि वो जनता के लिए अच्छा काम कर सकें। तो अब ये बात तो इस इंस्क्रिप्शन में लिख तो की गई। अब समस्या ये आती है कि अगर आप विचार करने की कोशिश करें पॉलिटिकल हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की, अशोक के पहले की, तो अगर हम इस इंस्क्रिप्शन की बात को माने तो इसके अलावा अशोक के पहले के जो राजाज थे उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी, जैसे प्रतिवेदक जैसी व्यवस्था नहीं की थी। तो क्या अब ये होगा कि भाई हम इसे सही माने, मतलब अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखी बात को सही माने कि पिछले के राजा इस तरह के नहीं थे? यहाँ पर हिस्टोरियंस को जो है फिर दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली असेस स्टेटमेंट्स, जो भी इंस्क्रिप्शंस में स्टेटमेंट्स मिलते हैं उनका परीक्षण करना पड़ता है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर ये निर्णय लेना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि क्या वो सही होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये प्लॉजिबल हैं या बढ़ा चढ़ा कर लिखे गए हैं। प्लॉजिबल का मतलब क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो पहली बात तो ये है कि मतलब सेम रूलर के द्वारा है ये पता लगाया। स्टेटमेंट को लेके शंका हो सकती है। तीसरा क्या है कि जो इसमें हमने देखा था कि वर्ड कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये जो अरेंजमेंट्स है ये ब्रैकेट में है। ये देखिए पॉसिबली इन पैलेंक्विन मतलब पालकी, ये ब्रैकेट में है। तो अब यहाँ पर ये जो है ऐसा तो है नहीं कि इंस्क्रिप्शन में ब्रैकेट बना बना के लिखा गया होगा। तो बात ये समझनी है कि जो विद इन ब्रैकेट जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये एपिग्राफिस्ट ने खुद ऐड किए हैं। मतलब एपिग्राफिस्ट्स समटाइम्स ऐड दीज टू मेक मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर। मतलब वाक्य का अर्थ पूरा ना निकल रहा हो तो उसमें इनको फिट किया जाता है जिससे कि सेंटेंस पूरा पूरा अपना कंप्लीट कोई सही अर्थ दे सके। लेकिन अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो आप वर्ड ऐड करोगे वो इस प्रकार से ऐड करना होता है कि सेंटेंस को पढ़ने में मदद मिल सके। हर कोई वर्ड आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते और इसलिए जो एडिशन होता है हैज़ टू बी डन केयरफुली, बहुत ध्यान से करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि जो उसका मीनिंग इंस्क्रिप्शन के जरिए निकलना चाहिए था वो मीनिंग भी निकल आए, ऑथर का मतलब जिसने लिखवाया इंस्क्रिप्शन वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। अगर हम इनको हाईलाइट करें तो रूलर के बारे में यह है कि भाई जैसे अशोका इंस्क्रिप्शंस हैं तो देवनाम पिया और पियादसी जैसे टाइटल लिए हैं, और इससे ये भी एक निष्कर्ष निकाला गया कि ये काफ़ी मैच करते हैं इंस्क्रिप्शंस, है ना, और ये सेम रूलर के द्वारा जारी किए गए होंगे इंस्क्रिप्शंस, उन्होंने ही लिखवाए होंगे। इसके अलावा अशोक का जो दावा है कि जो अरेंजमेंट्स हैं नो अरेंजमेंट्स टू रिसीव रिपोर्ट्स, है ना, बाय द अर्लियर रूलर्स,
तो अब ये सही है कि गलत है, मतलब ट्रू हो सकता है, प्लॉजिबल हो सकता है, या एग्जैजरेशन हो सकता है, इसे जज करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब स्टेटमेंट्स को असेस करना पड़ता है। इसके अलावा ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, है ना, वर्ड्स विद इन ब्रैकेट्स, तो ये इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज क्लियर। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो एपिग्राफिस्ट हैं तो उन्होंने देखा कि भाई जो प्रतिवेदिका है तो ये ज़रूर कोई ना कोई प्रतिवेदक रिपोर्टर ही रहा होगा। और उसके बाद फिर और कुछ सोचा जा सकता है कि जो प्रतिवेदक है तो क्या वो आज के रिपोर्टर से कुछ डिफरेंट रहे होंगे, यानी करेस्पॉन्डेंट से कुछ डिफरेंट रहे होंगे। ये जो है इंडो ग्रीक कॉइंग है मिनेंडर के, ये तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ही पढ़ा था। मिनेंडर इंडो ग्रीक राजा था। मिलिंद पहानो उसकी बारे में उसमें लिखा गया है। इसके अलावा देखिए ये जो है सोर्स 11 वाला है ना, इसमें इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब। तो एक और क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि जब इनका असेसमेंट किया जाता है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस उठते हैं कि जब हम इन इंस्क्रिप्शंस का असेसमेंट करते हैं तो ये भी एक असेसमेंट करना पड़ता है, मतलब जांचना परखना पड़ता है कि राजा के जो ऑर्डर्स थे, जो इंस्क्रिप्शंस में इंस्क्राइब करके लिखा दिए जाते थे, वो नेचुरल रॉक्स पे हों, है ना, तो वो सिटीज़ के नज़दीक हैं, या इंपॉर्टेंट रूट्स के जरिए, मतलब जहाँ पे लोग यात्रा करते हों ज़्यादा, तो किनारे किनारे जैसे आजकल पोस्टर बैनर लगे होते हैं, तो उस टाइप से कम्युनिकेशन मार्गों पे लिखवा दिया जाता हो। तो प्रॉब्लम ये है, समझने की ये है कि जो पासर्स बाई हैं जो वहाँ से गुजरते होंगे तो क्या वो उनको देखते होंगे, क्या उनको वो पढ़ते होंगे, क्योंकि भाई जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लिटरेट तो रहे नहीं होंगे, है ना, प्रोबेबली नॉट लिटरेट, उतने साक्षर नहीं रहे होंगे, तो क्या उनको पढ़ पाते थे, और क्या उस समय की कोई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती थी जिनसे डिफरेंट रही होंगी। क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन पूछना है कि डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्रकृत, क्योंकि प्रकृत भाषा में लिखाए गए हैं तो क्या सबको समझ में आती थी, और प्रकृत जो है पाटलिपुत्र जैसे महानगर में यूज होती थी, तो क्या ये रूरल एरियाज़ में क्या वहाँ के लोग प्रकृत भाषा समझते थे। और ये भी क्वेश्चन उठता है कि इनमें जो ऑर्डर्स लिखाए जाते थे, जो अच्छी अच्छी बातें लिखाई जाती थी, क्या उनको लोग वास्तव में फॉलो करते थे, नहीं पता चलता। इन सब के आंसर्स को फाइंड करना नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड, यानी हमें अदर असेसमेंट भी करने पड़ते हैं कि जो किंग्स के जो ऑर्डर्स थे जो इंस्क्राइब्ड होते थे, है ना, नेचुरल रॉक्स पे, सिटीज़ के आसपास या इंपॉर्टेंट रूट्स पे, तो क्या पासर्स बाई जो है वो रुकते थे और उनको रीड करते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उस वक्त जो है लिटरेट नहीं रहे होंगे। इसके अलावा क्या वो प्रकृत भाषा को समझते थे, मतलब डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड प्रकृत भाषा, जो कि पाटलिपुत्र में बोली जाती थी। प्रकृत भाषा जो है पाटलिपुत्र में यूज होती, तो वहाँ के लोग तो जानते होंगे। और क्या जो ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैं क्या वो फॉलोड होते थे, मतलब वुड आंसर्स जो हैं नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। और जो कुछ हम ऊपर अभी हमने स्टडी किया उसके लिए एक और एग्जांपल है कि सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर एविडेंट, मतलब ये जो समस्याएं हैं ये स्पष्ट नज़र आती हैं जब अब अशोक का जो इंस्क्रिप्शन सोर्स 11 में दिया गया उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अशोक ने जो है कलिंग की विजय के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ये इंस्क्रिप्शंस की बात है कि जब राजा देवनाम पिया या पियादसी साथ में लिखा गया है, जब वो 8 साल उन्होंने अपने शासन के पूरे कर लिए, तब जाके उन्होंने, मतलब जहाँ उनका शासन चलता था कलिंग, जो कि उड़ीसा का एक कोस्ट, अब ये देखिए ब्रैकेट में ऐड किया गया। अब ब्रैकेट में ऐड किया गया है समझने के लिए, ये इंस्क्रिप्शंस का हिस्सा नहीं है। तो कलिंग को उन्होंने जीता था। अब यहाँ पे बाई करके छोड़ा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड किया गया है। 150,000 मैन वर डिपोर्टेड, यानी 1.5 लाख के लगभग लोगों को जो है निष्कासित कर दिया गया, और लगभग 1 लाख लोग उसमें मारे गए। तो अब यहाँ पे लिखा गया है कि उस युद्ध के बाद, देखिए इसमें ब्रैकेट में काफ़ी कुछ एडिशन किया गया है कि कलिंगा के युद्ध के बाद, कि कलिंगा जब उनके कब्जे में आ गया, कलिंग पे विजय हो गई, तो देवनाम पिया ने काफ़ी अध्ययन किया, धम्म का अध्ययन किया, मतलब वो एक प्रकार से डूब गए उसमें, मगन हो गए धम्म के अध्ययन में, धम्म के प्रेम में, और धम्म में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो उसमें प्रवचन है, जो अच्छी बातें हैं, है ना, उनमें डूब गए। कहने का मतलब ये है कि कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद ही बिकेम वेरी मच रिलीजियस, और एक रिट्रोस्पेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया कि क्या जो मैंने किया वो सही किया, क्योंकि युद्ध में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो दिस इज़ द रिपेंटेंस। और ये जो धम्म में डूबना और धम्म में लग जाना और धम्म के लिए समय देना, एक प्रकार से उनका पश्चाताप था। ये पश्चाताप देखिए इसमें ब्रैकेट में ऐड नहीं किया गया, इसका मतलब ये अशोक का पश्चाताप था, जो कि साफ साफ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और ये पश्चाताप उनका कलिंग की विजय के बाद था, मतलब वो खुश नहीं थे कलिंग पे विजय प्राप्त करने में, क्योंकि उनके जो
जो पूर्वज थे वो कलिंग जैसे बड़े राज्य पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। ये काम अशोक ने किया था, यही एक विजय रह गई थी। तो ये सब कुछ जो है बहुत ही दर्द वाला है, बहुत ही निंदनीय है देवनाम प्रिया के लिए, मतलब बहुत दर्द देने वाला, दुखदाई है, और राजा के लिए, अशोक के लिए बहुत ही निंदनीय है। मतलब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पे विजय प्राप्त करते हो, किसी अनकंकर्ड पे, मतलब किसी देश पे, अब जैसे कंट्री जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया, किसी अविजित पे जब आप विजय प्राप्त करते हो तो स्लॉटर होता है, डेथ होती है, एंड डिपोर्टेशन ऑफ पीपल होता है। मतलब लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और इससे राजा दुखी है। अब इसको हमने स्टडी किया, ठीक। तो इससे क्या यहाँ पे लिखा गया, हमें पढ़ना है कि ये जो सोर्स 11 में जो इंस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया, उससे पता चलता है कि जो राजा था यानी जो अशोक था, उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो सोच विचार कर रहे हैं, दुख और वेदना से पीड़ित हैं, मतलब रूलर जो है वो बहुत ही दुखी है। और साथ ही साथ इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता है कि मार्किंग अ चेंज इन हिज एटीट्यूड, कि युद्ध के पहले के एटीट्यूड में, युद्ध के बाद के एटीट्यूड में चेंज आया है। युद्ध को लेकर, वारफेयर को लेकर, युद्ध को लेकर जो नीति है, युद्ध को लेकर जो विचार हैं, उसमें अशोक के मन में बदलाव आया है, वो ये इंस्क्रिप्शन शो करता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बनती है, क्योंकि एज वी शैल सी, जैसे हम आगे देखेंगे कि सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, परिस्थिति, समस्या और जटिल हो जाती है वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग। मतलब जो कुछ भी लिखा गया है उसको शब्दशः एकदम ना मान लें और उस पर कुछ विचार करें, मतलब बियॉन्ड रीडिंग जाएं, बिटवीन द लाइन्स रीड करने की कोशिश करें, उसकी फेस वैल्यू पे ना जाएं। मतलब जो जो लिखा है बस तुरंत मान लो कि हाँ ऐसा रहा होगा। अगर हम थोड़ा सा उसके फेस वैल्यू के अलावा कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कारण क्या है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, वो उड़ीसा में भी पाए गए हैं, लेकिन द वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन जो अभी हमने यहाँ पे 11 में पढ़ा था जिसमें उनके एंग्विश को दिखाया गया है, वो इंस्क्रिप्शन उड़ीसा से नहीं मिला है। मतलब अन्य शब्दों में हम कहें कि जो इंस्क्रिप्शन है वो उस क्षेत्र में नहीं मिला जहाँ पर विजय प्राप्त की गई थी। और कलिंग का मतलब हो गया उड़ीसा का, और कलिंग का मतलब हो गया जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है। तो अगर उनको इतना ही दुख थी, इतनी तकलीफ थी, तो शायद वो वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लगवाते, पर जहाँ पे उनकी दुख तकलीफ का वर्णन किया गया वो इंस्क्रिप्शन यहाँ से नहीं मिला है। तो अब फिर से क्वेश्चन रेज होता है, मतलब वॉट आर वी टू मेक ऑफ दैट। अब इस पे जो प्रश्न बनता है, हम क्या निष्कर्ष निकालें। इज इट दैट द एंग्विश ऑफ द रिसेंट कंक्वेस्ट वॉज टू पेनफुल इन द रीजन। कहने का मतलब यह है कि जब राजा को विजय प्राप्त हुई, अशोक को विजय प्राप्त हुई, तो उस विजय मात्र से वो इतना दुखी हुआ उस रीजन में कि उस समय, मतलब रूलर उस समय शायद इस मुद्दे पर कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं था। और जब वो वापस लौटा तो बाद में फिर उसने इंस्क्रिप्शंस लगवाए, तो दूसरी जगह लगे वो इंस्क्रिप्शंस। तो ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सोर्स 11 की बात की गई है, और इसमें जो है दिखाया गया है, मतलब जो द राजा है इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर, यहाँ पे शो किया गया है। और चेंज इन एटीट्यूड दिखाया गया है टुवर्ड्स द वॉरफेयर, अशोका के उसमें। लेकिन जब हम बियॉन्ड रीडिंग जाने की कोशिश करते हैं, है ना, फेस वैल्यू पे नहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे उड़ीसा, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन जिसमें एंग्विश की डिपिक्शन की बात की गई है ना, वो इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कंकर्ड। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अब ये तो एकदम नेचुरल है, क्योंकि भाई जब हम इतनी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि जो लोग स्टडी करते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलती है, काफ़ी कुछ ब्रैकेट में वर्ड ऐड करने पड़ते हैं, और साथ साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तब किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। तो लिमिटेशंस तो निश्चित है कि जो अभिलेख होते हैं, अगर हम उन्हें एविडेंस के तौर पे लें पास्ट के, तो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं, कहाँ पे वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते। तो पहली लिमिटेशन यहाँ टेक्निकल लिमिटेशन के रूप में दी गई है। टेक्निकल लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो उसमें लेटर्स हैं ना, वो जो इनग्रेव किए गए हैं तो कुछ काफ़ी ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, और इसलिए उनका रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। रिकंस्ट्रक्शन अनसर्टेन का मतलब ये है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़कर और उससे पास्ट के बारे में कोई विचार बनाना, ये दिक्कत की बात हो जाती है। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, लेटर्स उनके मिसिंग हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पर डैमेज अवस्था में मिले हैं, और लेटर्स मिसिंग हैं, तो भी हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए कि इंस्क्रिप्शंस पढ़ने योग्य हैं तो उनके एग्जैक्ट मीनिंग, है ना, जो वर्ड्स से निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में श्योर होना भी बहुत मुश्किल का काम है। कारण क्या है कि उसमें से कुछ का अर्थ अगर हमें निकालना है तो कुछ का अर्थ स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड होता है, कुछ का अर्थ पार्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होता है। मतलब उस समय और उस परिस्थितियों में वो चीज़ें सही हो सकती हैं। अब आज हम उसको किस रूप में लेंगे तो प्रॉब्लम बन जाती है।
इफ़ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल सम आर लिस्टेड इन टाइमलाइन 2, मतलब जो लोग शोध पत्र वगैरह तैयार करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ का टाइमलाइन 2 में दिया गया है। तो आप देखेंगे कि स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग। तो अब डिबेट हो जाती है, बहस हो जाती है, कोई कोई राय देता है, कोई कोई राय देता है, क्योंकि जब हम श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीडिंग इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, उस पर डिस्कशन चलता है। चलिए हम देखते हैं कि ये टाइमलाइन 2, ये है टाइमलाइन 2। अब देखिए इसमें जो है अलेक्जेंडर का भी जिक्र है, कनिंघम का, है ना। तो वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में अपनी थ्योरी मतलब पब्लिश करते हैं। जेम्स प्रिंसअप ने मतलब डेट दी गई है कि उन्होंने अशोकन की ब्राह्मी लिपि को खोज निकाला था, मतलब डिसाइफर किया था। फिर 1886 में यह है कि एपिग्राफिका कर्नाटिका, मतलब इसका पब्लिकेशन होता है, सब रिसर्च पेपर्स हैं। और उसके बाद फिर एपिग्राफिका इंडिका का होता है। तो ये सब अलग अलग ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और 1965-66 की बात करें, जब इंडिया जो है आज़ाद था, तो DC सरकार की बात आती है। उन्होंने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी जो है पब्लिश की है। तो इनके सब के बारे में वहाँ लिखा गया है। तो कहने को तो कई हज़ार इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो पाए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन सबको डिसाइफर नहीं किया जा चुका है, ना पब्लिश किया गया है, ना ट्रांसलेट किया गया है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस रहे होंगे जो कभी रहे होंगे, लेकिन अब वो बचे ही नहीं हैं, मतलब टाइम के साथ नष्ट हो गए, मतलब डैमेज कंडीशन में भी नहीं मिले हैं। तो जो कुछ भी आज की तारीख में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, प्रोबेबली वो हिस्सा ही है जो कभी इंस्क्राइब किया गया था। मतलब किसी पत्थर पे हिस्सा मिला, पता चला ऊपर का यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ पे उखड़ा है, थोड़ा बहुत मिल गया, या बिल्कुल भी बहुत ही डैमेज कंडीशन में मिला, या पता चला कि यहाँ कोई इंस्क्रिप्शन था लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सो व्हाट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ प्रोबेबली ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। सब शिलालेख नहीं मिले हैं। तो ये तो हो गई भाई जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वाली हमने बात पढ़ी, टेक्निकल लिमिटेशंस। यहाँ पे है देयर इज़ अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर दें कि फेंटली लेटर्स हो सकते हैं, फेंटली इनग्रेव्ड हो सकते हैं, है ना, और डैमेज्ड हो सकते हैं इंस्क्रिप्शंस, और नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। स्कॉलर्स जो हैं कॉन्स्टेंटली डिबेट करते रहते हैं अपने अपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में, और सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस जो हैं हैव बीन डिस्कवर्ड बट नॉट ऑल डिसाइफर्ड, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड। इसके अलावा मैनी मोर इंस्क्रिप्शंस एग्जिस्टेड, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड एट प्रेजेंट इज़ प्रोबेबली अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है। फंडामेंटल का मतलब जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए और हमें नहीं पता चल पा रही, वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसीडर, मतलब जिसे हम जानना चाहते हो, हमारे हिसाब से जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सिग्निफिकेंट हो, कि मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोशली जो चीज़ हमें हमारे हिसाब से सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में हम जानकारी चाहते हो, वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड ही ना की गई हो। कहने का मतलब ये है कि इंस्क्रिप्शन से जो कुछ मिला है ना, वो ऐसे फंडामेंटल चीज़ों को उससे कुछ कुछ दूर है, मतलब फंडामेंटल इशूज़ को के बारे में जानकारी नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए कि रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या थी, किसानों के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में कुछ भी इंस्क्रिप्शंस में जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा फोकस ही नहीं था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो फोकस था, यहाँ लिखा गया है मोर ऑफन देन नॉट। मोर ऑफन देन नॉट का मतलब प्रायः अक्सर कोई ग्रैंड इवेंट हो, कोई यूनिक इवेंट हो, है ना, विशेष अवसरों पर है तो एक इंस्क्रिप्शन लिखवा दो उसके चक्कर में। इसके अलावा द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोजेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन या पर्सन्स हु कमीशन देम। कहने का मतलब ये है कि अभिलेख मतलब शिलालेख और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हीं व्यक्तियों के थॉट्स को, विचार को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। चाहे किंग हो, चाहे कोई एलिट पर्सन हो, वो जैसा सोचता था वैसे लिखवाता था। तो इस रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें इंस्क्रिप्शन को जस्टापोज करना होगा। तो हमें इंस्क्रिप्शंस को जस्टापोज करना होगा, मतलब हमें एक इंस्क्रिप्शंस को समय काल परिस्थितियों में या दूसरे इंस्क्रिप्शंस की तुलना में, परिप्रेक्ष्य में रेफरेंस करके हमें स्टडी करना पड़ेगा और सही पर्सपेक्टिव पे पहुंचना पड़ेगा। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। कहने का मतलब ये है कि इंस्क्रिप्शन जो कोई लिखा गया है, हमें उस इंस्क्रिप्शन से अन्य जो थॉट्स हैं और इंस्क्रिप्शंस में लिखे हैं उनसे कहीं ना कहीं कंपेयर करके हमें वहाँ तक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ये पोर्शन यहाँ कुछ हाईलाइट करके लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इस प्रकार से अगर हम एपिग्राफी की बात करें, मतलब इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन की स्टडीज़ की बात करें, तो उससे हमें जो है फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं प्राप्त होती है,
पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री की। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं तो वो शक भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ओल्ड और जो न्यू एविडेंसेस उनको मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं जैसे लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो शुरू में जब वो मतलब पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते थे तो ज़्यादातर वो राजाओं के बारे में जानने की कोशिश करते थे और उनकी विजय या उनके शासन प्रणाली के बारे में जानना एक्सेट्रा। लेकिन मिड 20th सेंचुरी से यानी लगभग 1950s के बाद की आप बात कर सकते हो कि कुछ और नए सूज पे हिस्टोरियंस का ध्यान गया कि मतलब इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे उस वक्त और किस प्रकार से सोशल ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे, नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे उनसे रिलेटेड। तो ये कुछ जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट होंगे। और हाल के दशकों की बात करें, मतलब हाल के पिछले के 10 20 30 सालों की बात करें तो कुछ और नए टॉपिक्स आ चुके हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड हो गए हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ा है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, मतलब जो समाज में हाशिए पे रहता था, कहने का मतलब ये है कि जो वंचित था, शोषित था, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, गरीब थे, असहाय, निसहाय, है ना, ऐसा वक्त तो उस वक्त रहा होगा। तो उसके बारे में क्या हमें पास्ट में कोई जानकारी मिल सकती है? तो अगर ये सब नए नए जो इशूज़ आ रहे हैं, अगर हम इस प्रकार से हिस्टोरियन से स्टडी करेंगे तो दिस विल प्रोबेबली लीड टू फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। तो फिर नए प्रकार से, नए सिरे से, चाहे इंस्क्रिप्शंस हों, चाहे आर्टिफैक्ट्स हों, है ना, ये जो भी चीज़ें साक्ष्य मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, उनको फिर से उनका असेसमेंट होगा और ओल्ड सोर्सेज का, और सैट डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज़, और कुछ नए तरीके भी निकाले जा सकें कि हम उन्हीं सोर्सेज से जो हमें स्टडी से हिस्ट्री हमें पता चली है उसमें और क्या चेंजेस करके और क्या जानकारी हासिल की जा सकती है। अब देखिए ये है कॉपर प्लेट, और ये कॉपर प्लेट है, इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं और ये कर्नाटका से मिला है। 6th सेंचुरी सी कॉमन ईरा, मतलब 6th सेंचुरी AD आप कह सकते हो, यानी आज के लगभग 1600 साल पहले। और यहाँ पे ये जो है मैप 2 में आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। अभी हम मैप में आपको लेके चलते हैं और ये तो पुराना हिस्सा था। अब देखिए यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मी और जो देवनागरी का मेल कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ब्राह्मी में अगर आज हम का से परिचित हैं क्योंकि इस स्क्रिप्ट को हम जानते हैं, अगर हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी लिखना चाहते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जैसे कि अल्फ़ाबेट ABCD जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला है हिंदी की। तो का ब्राह्मी में इस तरह लिखा जाता, चा इस तरह लिखा जाता था, डा इस तरह लिखा जाता था, दा इस तरह लिखा जाता था, मा इस तरह लिखा जाता था, रा इस तरह लिखा जाता था। अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सोचो कितना दिमाग लगा के पढ़ा गया होगा इसको। क्या कोई सिमिलरिटी इसमें मिल रही है? हमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं। हाँ, इसमें मिल रही है सिमिलरिटी, हल्का हल्का इसमें भी मिल रही है। चलिए जो हम चलते, ये जो है ये क्या है, ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है। और हम मैप 2 में चलते हैं। और एक मैप और हमको कवर करना है जो हमें पिछले ट्यूटोरियल में कवर करना था लेकिन हम भूल गए। वो पहले अशोका के इंस्क्रिप्शन का मैप देख लें। ये है मैप 2। तो ये मैंने उस वक्त पढ़ाते वक्त आपको जो कुछ भी जानकारी के हिसाब से ज़रूरी था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो सिलेबस में मैप है उस हिसाब से। आपके मैप में ये जैसे तोसाली वगैरह है ये दिया गया है और स्वर्णगिरी है, तो इसमें नहीं था तो मैंने आपको उस वक्त बताया था। तो आप देख लीजिए अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं जो भी यहाँ पे कलर्ड हैं, तो टोपरा हो, मेरठ हो, कौसाम्बी हो, सांची हो, ये सब आपके उसमें पूछा गया है। हाँ, गिरनार नहीं है, गिरनार जो हमने किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपको बताया था। और तोशाली और स्वर्णगिरी को आपको ध्यान में रखना है। और जो मैप मुझे यहाँ कराना है आपको वो इस मैप से है, इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। तो पहले मैं सब मिटा देता हूँ। तो इसमें कुछ पहले आपको जो है डिफरेंट तो इसमें सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं उनको हम देख लेते हैं। और ये जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये सब आपके CBSE की क्लास 12 की हिस्ट्री के बोर्ड के पेपर का सिलेबस है जिसमें से मैप में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुषाण, इसके बाद गुप्ताज हो गए, गुप्तवंश, शकाज हो गए जो कि नॉर्थ वेस्टर्न में है, कुशानाज जो हैं वो ईस्टर्न चाइना की तरफ से आए हुए मध्य एशिया वगैरह में, और फिर भारत की तरफ इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा शासन इस्टेब्लिश किया था। और वकाटका हो गए। वकाटक और गुप्त लगभग कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, है ना। आपने देखा था किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, मोस्ट फेमस, उनकी पुत्री का जो विवाह था वो वकाटक के राजा से हुआ था। और फिर सातवाहन जिन्हें कहा जाता है, जिनका डेक्कन पे शासन था, और वकाटका का भी डेक्कन और मध्य भारत में शासन था। तो ये 5 आपके किंगडम्स हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ आपको टाउन्स को भी आपको याद रखना है। उसमें कन्नौज है, श्रावस्ती है, मथुरा है, वाराणसी है, वैशाली है, राजगीर है, विदिशा है और भरूकच्छ,
और यहाँ पे नीचे पुहार। मेरे ख्याल से मैंने जो इम्पोर्टेंट जो आपकी मैप के हिसाब से था सिलेबस में, है ना, वो मैंने कराया है यहाँ पे। ये मुझे पिछले ट्यूटोरियल में जहाँ पे हमने टाउन्स एंड ट्रेड में पढ़ा था वहाँ मुझे करा देना चाहिए था, पर मैं भूल गया था। इसके अलावा जो मैप का अलग से हम ट्यूटोरियल बनाते ही हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसका आप जो नोट्स ट्यूटोरियल वो देख लीजिएगा, है ना, उसमें आपका 1 ही 2 पार्ट में हमने रिवाइज़ करा दिया है आपको पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। जाइए और लाभ उठाइए। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।